नमस्कार दोस्तों। अंधेर न्याय व्यवस्था और चौपट न्यायाधीश के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नुपुर शर्मा केस की। नुपुर शर्मा को जैसे हम सभी जानते हैं कि कई जगह से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। महाराष्ट्र हो या फिर कलकत्ता हो, काफ़ी जगह से उसको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और उसमें ये मांग की गई कि सर, चूंकि मेरी जान को ख़तरा है इसलिए मैं कानून का मैं सामना करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी सारी की सारी एफआईआर, चूंकि एक ही तरह का मामला, तो सारी की सारी एफआईआर एक ही जगह क्लब करके दिल्ली कर दी जाए, जिससे कि मैं न्याय प्रक्रिया में शामिल हो सकूँ। तो इस मामले को लेकर हमारे जस्टिस कांत साहब बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने सीधे देखिए, आप एक चीज़ को आप मेरे ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी चीज़ के लिए कहीं जाते हैं तो कंसर्न बंदा है उस चीज़ से रिलेटेड ही बात करेगा कि भाई ये काम या तो सही है या गलत है, या काम ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब नुपुर शर्मा ने बोला कि सभी याचिकाओं को एक साथ शामिल क्लब कर लिया जाए और जिससे कि मैं दिल्ली में आ सकूं, तो अब सुप्रीम कोर्ट को, अगर मैं और आप जैसा कोई सामान्य सा एक न्यायाधीश है, जस्टिस है, तो और अगर वो ईमानदार है तो वो सिर्फ एक ही काम करता है कि नुपुर शर्मा, या तो आपकी पिटीशन रिजेक्ट होती है, एक्सेप्ट होती है। रिजेक्ट होती है तो आप कहीं और जाइए, और चूंकि हम आपके एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप पहले निचली अदालतों में जाइए। इतना जज साहब के लिए कहना काफ़ी था। इतना जज साहब के लिए कहना काफ़ी था कि आप नहीं, हम आपकी पिटीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप इसे निचली अदालत में लेके आइए, और जब वहाँ से कुछ नहीं होता तब मेरे पास आइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट है, इससे बड़ी तो फिर कोर्ट ही नहीं दुनिया में। तो जज साहब ने ये नहीं बोला कि आप नीचे जाइए। जज साहब ने जो भड़ास भरी थी मन में और सारा ज्ञान पेल दिया, और पेल क्या दिए, बहुत बाइज्ड तरीके से, जो बाइज्ड पक्षपाती तौर पे उन्होंने ये बात बोली, और सीधे नुपुर शर्मा को जो भी देश में माहौल बिगड़ा, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है, दिस सिंगल हैंडेड लेडी। इसका मतलब सिर्फ यही है कि महिला पूरे देश में जो माहौल बिगड़ा उसके लिए यही जिम्मेदार है। और उदयपुर की जो घटना घटी है, जिसका गला काटा गया है ट्रेलर का, उसके लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये इनडायरेक्टली बता दिया है कि अगर कोई अगर कोई स्टेटमेंट बयान दे रहा है तो उसको अगर कोई रिएक्शन होती है तो उसके लिए वो बंदा ही जिम्मेदार है जिसने स्टेटमेंट दी। जज साहब, अगर मैं आप ही को बात को ध्यान में रखते हुए एक बात बोलूं, अगर आपके बयान के बाद आज हिंदू समाज नाराज हो जाता है और देश भर में आग लगा देता है, तो मेरे ख्याल से इसके लिए जिम्मेदार भी आप होंगे, क्योंकि आपके बयान की वजह से तो हिंदू समाज नाराज हुआ है और गाड़ियों में आग लगा दे। हो सकता है किसी जज की हत्या भी कर दिया है। तो वो आपके बयान से, भाई बहुत सारे इस देश में सिरफिरे घूम रहे हैं ना। तो चूंकि आप लगता है नुपुर के बयान की वजह से उस घटना घटी, तो हो सकता है आपके बयान की देश में वो क्या बोलते, कोई हमला, देश भर में आगजनी होने लगे, तोड़ फोड़ कर दी जाए, और हो सकता है कि जज पे हमला हो जाए, उस घेर के मार दिया जाए, उनके परिवार को जान से मार दिया है। तो फिर क्या इसके साथ फिर आप ही जिम्मेदार होंगे? अगर मैं आपकी सोच लेके चलूं तो वो आप ही जिम्मेदार होंगे। तो ये बेशर्मी भरा बयान मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है, और आपके इस बयान से आप याद रखना, आपको कोई भी जस्टिस के तौर पे नहीं स्वीकार करेगा। कोई भी एक सामान्य व्यक्ति, मजबूरी है तो जाएंगे, अगर आप अपनी पब्लिक में अपनी राय ले लीजिए तो आपके कानों नीचे धुआं निकल जाएगा। आपके बारे में लोग क्या सोच रहे, क्या गालियां दे रहे हैं आपको क्या लगता है किसी को समझ भी नहीं आता क्या कि आप ही चतुर हो, कि बाकी सब बेवकूफ लोग हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा कि आपका बयान का क्या मतलब निकाला जा रहा है? आपको सीधा बोलना चाहिए था, ये पिटीशन एक्सेप्ट होती है, रिजेक्ट होती है। ये तो न्यूट्रल, ये सच में न्याय करने वाला बंदा वो यही बोलता, लेकिन आपने ये छोड़ के सब बोल दिया कि ये भी खराब है, वो भी हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, नुपुर को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माफ करना, आप बहुत बाइज्ड हैं, और मुझे लगता है आप जैसे जजेस के खिलाफ एक अपीजमेंट लेके आना चाहिए, इनके खिलाफ महाअभियोग चलाना चाहिए। इन जैसे जज को कुर्सी पे बैठने कोई हक नहीं है। ये न्याय का मजाक उड़ाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को ये खोखला कर रहे हैं और दीमक लगा रहे हैं उस संस्थान में।
दोस्तों मैं एक आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे जजेस इतने मुंह फट क्यों होते हैं? ये मुंह फट होते हैं, साल कुछ भी बोल देते हैं। इनके मुंह में कोई कंट्रोल नहीं जबान पे। ये बेजुबान लोग हैं, ये बेलगाम लोग हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, इन्हें किसी कोई परवाह नहीं है। और परवाह क्यों नहीं है? ठेंगे पे, क्योंकि इन्हें कोई सरकार तो चुनती नहीं इनको। भाई हम और आप, एक साधारण सा प्यून का भी एक टेस्ट होता है, तो हम तो उस टेस्ट देते हैं और इंटरव्यू होते हैं। आपको इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए इंटरव्यू है, आपको आईएएस आईपीएस बनना है तो उसके लिए इंटरव्यू 4-4 राउंड होते हैं। तो फिर आप पास करते हो, फिर आपका सिलेक्शन होता है और प्रमोशन आपके काम के आधार पर होता है। लेकिन ये जज साहब ने क्या गैंग खाप पंचायत बना रखी है, ये शरिया कोड बना रखी है। गैंग खाप पंचायत होती है ना, ऐसे 4 चंद लोग मिलकर फैसला करते थे, तो इन्होंने देश में खाप पंचायत बना रखी है। तो ये खाप पंचायत ही तय करती है कि अगला जज कौन बनेगा, तो इसी को बना देते हैं। अपनी सोच वाला बनना वाले उसी को जवाब, उसको जज बना दो, जिसे हम लोग कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। दोस्त ये दुनिया में देखिए आप, जैसे अब मैं भी एक घटना का जिक्र बाद में और करूंगा। अमेरिका में जाके ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं, देखिए ये इतने मक्कार लोग हैं, बात बात में विदेश का उदाहरण देते हैं कि विदेश में ऐसा होता है, विदेश में वैसा होता है। लेकिन ये मक्कार, ये झूठे फर्जी जज ये नहीं बोलते कि इस दुनिया में कॉलेजियम सिस्टम कहीं नहीं है। चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। और 2080 या 75 से पहले तक ये सब यही होता आया देश में कि एक सरकार चुनती थी किसको जज बनाना है, किसको नहीं बनाना है। क्योंकि नेहरू के टाइम पे एक बोलते ना कि हम लोग एक फॉर्मली, एक औपचारिक अनौपचारिक तौर पूछ लेते कि भाई ये बंदा कैसा है, ये काम कैसा कर रहे हैं, अच्छा करता है, ठीक है, इसे बना दो। तो ऐसे नेहरू अपने समय में एक अनौपचारिक तरीके से जजेस से पूछ लेते थे, भाई आपकी नजर कौन ठीक है, उसी को बना दे दें। तो बोलते इसको बना दो, तो उसको बना दिया जाता था। अब वो परंपरा इन्होंने क्या अपना अधिकार समझ लिया है, और अधिकार समझते ही फिर उन्होंने अब उसको कॉलेजियम रूप दे दिया कि बोलते अब तो हम ही तय करेंगे कौन होगा। तो ये मक्कारी, और खुद को बोलते संविधान की रक्षा करने वाले। अरे सबसे ज्यादा तो खतरा संविधान को तुम्ही लोगों से है। तुम्ही लोगों से खतरा इसलिए कि जो भाई आपको किसने चुना है, आपको कौन चुन के भेजा? आप तो मन से आ जाते चुन के। आपने एक टेस्ट अपने जीवन में, जिंदगी में दिया, एक टेस्ट कि मैं पास कर लूं। और अगर आपने अपने जीवन में एक भी टेस्ट किया होता ना, तो ये बेवकूफ़ी भरे बयान आप नहीं देते। आपने कभी एग्जाम तो दिया नहीं है, आप तो सिफारशी ला लें, भाई LLM कर लो, विदेश से पढ़ के आ जाओ, 2 साल हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर लो, तुरंत आपको रिकमेंडेशन हो जाएगी। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिताजी भी CGI थे पहले, तो अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या बहुत बड़े तुर्रम खाए क्या कि बहुत बड़ी एग्जाम दे के आए हैं, बाहर से पढ़ के आओ। अगर मैं भी पढ़ के आऊँगा, लेकिन मुझे तो नहीं बनाया जाए, क्योंकि मैं उनके ब्रैकेट में फिट ही नहीं होता हूँ। आप ये बताइए, जो एजेस के आधार पे और जो उसके आधार पे जो जजेस बनाए जाते हैं, क्या मान के चलना कोई 47 साल के एक सीनियर जज है कि इस देश में सीनियर 47 साल के एक ही जज है? बहुत से होंगे ना। तो जो 47 साल के एक साथ बहुत सारे जजेस, उसमें से आप किसको चुनोगे? क्या क्राइटेरिया है? कौन सा जज होशियार है, कौन सा अच्छा है, किसने फैसले जल्दी दिए, अच्छे दिए, क्या क्राइटेरिया आपके पास? कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका एक ही क्राइटेरिया है, चचा और भतीजा, परिवारवाद, वंशवाद। जो आपको ठीक लगता है, जो आपको सूट कर, हाँ ये बंदा ठीक है, इसको ले लो। अभी भी कई जजेस को चुना, हाईकोर्ट भेजा गया है, किस आधार भेजा गया है? बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे क्या, या बहुत ज़्यादा होशियार थे क्या? नहीं, जो उन्हें सूट कर रहा है उनको बुला लिया है, और उसमें सरकार कोई दखल भी नहीं, और सरकार मजबूर भी है। तो मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा खतरा तो संविधान को इन्हीं जजेस से है। ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजेस हैं जो काले कोट वाले हैं। क्योंकि आप सोचिए, जज खुद से चुन के आते हैं, जबकि सरकार को चुन के जनता भेजती है। जिस सरकार को चुनकर जनता भेजती है, वही सरकार स्पेशल अमेंडमेंट के तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आती है। उस कमीशन में 5 सदस्य कमीशन होता है, और उसमें ये बोला गया था उस कमीशन में जो पैनल बनेगा उसमें अध्यक्ष, प्रेसिडेंट तो चीफ जस्टिस ही रहेंगे, उसमें लॉ मिनिस्टर भी रहेंगे और 2 सीनियर वकील भी रहेंगे, जजेस रहेंगे, 1-2 लोग सिविल सोसाइटी से रहेंगे। तो ये 4-5 लोगों का एक सिस्टम बनना था जो कि ये तय करता है कि अगला CGI कौन होगा। लेकिन नहीं, इन मक्कारों ने क्या किया, उसको खारिज कर दिया, कहते ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। अरे भाई, अनकॉन्स्टिट्यूशन आपने कैसे तय कर दिया? क्योंकि आप उस जगह पर बैठे हो, और आप उस जगह पर बैठो तो आप ही तय करते हो। और यह हक आपको किसने दिया है? जिस कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, वो पार्लियामेंट तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट जज तय करेंगे। आपका तो काम सिर्फ इतना है, कोई केस आपके पास आ रहा है, आप बताओ ये काम सही है, या भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। आपका काम सिर्फ इतना, हत्या हुई है क्या नहीं हुई है। आपका काम ये नहीं है कि ज्ञान देना,
और जो आपने खुद को ही स्वघोषित कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल के सेवर हैं, आप कुछ नहीं, आप तो बहुत खतरा है देश को संविधान से आपको, क्योंकि आप अपनी मनमानी करते हो। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का बिल पास हुआ था, सारे राज्यों ने इस पर सहमति बताई थी, लेकिन आपने उसे खारिज कर दिया। अरे किस आधार पर आपने खारिज कर दिया? आप होते कौन थे खारिज करने वाले? लेकिन ये मोदी सरकार बहुत सीधी सादी सरकार है, और इसलिए आपने खारिज कर, तो मोदी तो बेचारे चुप रहे, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाए। तो क्या करते आप? तो देश को और समाज को सबसे ज्यादा खतरा आप जैसे भेदभाव करने वाले जजेस से है, और मेरे ख्याल से ऐसे जजेस को रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक देश की जनता मांग करे कि इनके खिलाफ महाभियोग चलाया जाए और सरकार उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जो पक्षपात तरीके से और कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हुए एक भावना भड़काते हैं। और मेरे ख्याल अगर आज देश में कुछ माहौल बिगड़ता है तो इसके लिए जस्टिस कांति और उनकी बेंच में एक साथ और ही थे, वो ही जिम्मेदार होंगे, इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और फिर अगर देश में कुछ गलत होता है तो उसका वो खिलाफ आपके केस खिलाफ दायर होना चाहिए कि आपने आपके बयान के बाद हिंसा बढ़ती है और ये केस आप पे दायर किया जाता है। कैसा होना चाहिए अगर कहीं ऐसा होता है तो। दोस्तों अब मैं बताता हूं कि इन्होंने, देखिए अब इनकी मक्कारी क्या, ये अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं। मैं अभी जो उन्होंने बोला था उसका मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो जज साहब कहते हैं, वी शो द डिबेट ऑन हाउ शी वॉज इंसाइटेड बट द वे शी सेड ऑल दिस द लेटर शेज शी वॉज अ लॉयर, इट इज शेमफुल, शी शुड अपोलोजाइज टू द होल कंट्री। ठीक, अब देखिए जज साहब पहले तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं वो डिबेट देख रहा था और मैंने देखा कि नुपुर शर्मा को कैसे भड़काया गया था। जब आप भड़काए गए, दूसरा फिर आगे ये भी कहते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चूंकि आप वकील भी थे और उसके बाद भी आपने ऐसा बयान दिया है, तो इस वजह से आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। जज साहब आप कौन होते तय करने वाले? आपका काम सिर्फ फैसला देना है कि नहीं है, कि आप ज्ञान क्यों पेल रहे हो दुनिया को? ज्ञान मत पेलो। और जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने जब उसको भड़काया गया, तो फिर जिसने भड़काया उसके जो तस्लीम रहमानी है, तो आप उनके खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया? आपने क्यों नहीं केस दर्ज किया? क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए कि अभी वो कोर्ट में आग लगा देंगे, गाड़ियां फूंक देंगे, दंगा कर देंगे, किसी गर्दन काट देंगे, इसलिए आप चुप रहते हो। हैदराबाद केस में देखा, जो इसमें हिजाब पे बहस चल रही थी, जज साहब को इस धमकी दी गई थी, तो आपने क्या किया? तो आप जब खुद ही बोलते हो कि मैं देख रहा था नुपुर शर्मा को इंसल्ट किया गया, भड़काया गया, और तो फिर आपने तस्लीम का जिक्र क्यों, उसका क्या बोलते, तस्लीम रहमानी का जिक्र क्यों नहीं किया अपने फैसले में? की चूंकि ये मामला तो भाई ठीक है, आपको ये बोलना चाहिए था कि ठीक हम क्या सारे केसेस एफआईआर यहाँ पे करें, और अगर उसको जान को खतरा है तो वो सारी हम यहाँ पे सुनवाई होगी। लेकिन आपको ये बोलना चाहिए कि आप तस्लीम रहमानी पे केस होना चाहिए क्योंकि उसने नुपुर शर्मा को भड़काया है। जैसे अगर नुपुर शर्मा के भड़काने से वो दंगे और, तो तस्लीमा वो क्या बोलते हैं, तस्लीम रहमानी ने भी तो नुपुर शर्मा को भड़काया था, तो आप उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? आपने उसके खिलाफ बोला ही नहीं है, तो ये तो बहुत बुरी बात है, शर्म। और ये चीज जैसा आप चलिए आगे आपको बताते हैं और क्या बोला। देखिए जब उसे अब आगे बोलते हैं कि आगे जज साहब बोलते हैं कि मैं आपको कुछ सिलेक्टेड वो बता रहा हूँ, जो मेन जो जज साहब ने बोला मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें बोला गया कि शी हैज़ थ्रेट। जब नुपुर के वकील ने जज साहब से बोला कि जज साहब उसको क्या बोलते खतरा है, तो मैं चाह रहा हूँ उसकी सारी एफआईआर जितनी दर्ज हुई है, चूंकि मामला एक ही है तो एक ही जगह सुन लिया जाए। तो इस पे जज साहब बड़े, चूंकि जज साहब इतने घमंड में रहते हैं कि पता है इनको कोई नहीं बिगाड़ सकता इनका यार। वो खुद के बॉस हैं, ना सरकार कुछ कर सकती ना कुछ कर सकती। और विपक्ष भी इसलिए नालायक है कि विपक्ष भी अपनी वोट बैंक की खातिर ये नहीं सोचता है, नहीं समाज में कम से कम सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत फेयर तरीके से जजमेंट देनी चाहिए, सुनना चाहिए। लेकिन विपक्ष भी क्या करता है, वही राजनीति करती है। अगर इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा तो ये विरोध में खड़े हो जाएंगे विपक्ष, कहीं उसमें इनका फायदा है। लेकिन देश का नुकसान हो रहा है, संविधान प्रोसेस का नुकसान हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी खतरे में, उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा है देश के विपक्ष को ना जजेस को। तो वो अपनी मनमानी करते हैं। जैसे अब देखिए इतने मजे लेते हुए इतने घमंड में तो कैसे भाषण क्या ज्ञान दे रहे हैं कि शी हैज थ्रेट और शी हैज बिकम सिक्योरिटी थ्रेट। मतलब नुपुर शर्मा को खतरा है या फिर नुपुर शर्मा देश के लिए खतरा बन गई है? आप घमंड देखिए इनके बातों में,
ये जज साहब हैं, ये फैसला करने वाले, घमंड देखिए इनका कितना है। और द वे शी हैज इग्नाइटेड द इमोशंस अक्रॉस द कंट्री, दिस लेडी इज सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री। और ये व्यक्ति ही सिर्फ अकेली जिम्मेदार है जो आज देश के अंदर हो रहा है। और जज साहब कश्मीर में क्या हो गया था, वहाँ भी नुपुर शर्मा थी क्या? और 26/11 कैसे हो गया था, वहाँ भी नुपुर शर्मा थी। देश में जज साहब 1000 ऐसे एक्सीडेंट मिल जाएंगे, इंसिडेंट, आप समझ रहे हो? तो दुनिया को, पब्लिक को बेवकूफ़ मत समझियो, और आप बच भी नहीं पाएंगे आज के टाइम में। आज की एक एक बात की खबर दुनिया को हो रही है। आज मेरी एक वीडियो बनता है तो दुनिया भर में फैल जाता है, तो आप नंगे हो जाओ, नंगे 2 मिनट के अंदर, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। आप जो फर्जीवाड़ा आप बैठ के वहाँ पे कर रहे हो ना जज बन के। अब देखिए जज साहब का मैं दोहरा चरित्र यहाँ पे आप दिखाता हूँ, देखना। मैं आपको दो ट्वीट दिखा रहा हूँ। इसमें एक तो ये बोल रहे हैं कि हाँ देखिए, इसमें जब बोला गया कि FIR को लेकर बोलता, उसमें एक जज साहब ने ये भी बोला था कि द फ्रीडम ऑफ अ जर्नलिस्ट कैन नॉट बी इक्वेटेड टू दैट ऑफ अ पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन हु इज मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑन टेलीविजन एंड इग्नाइट्स इमोशंस अक्रॉस द कंट्री। तो बोलता है कि आप क्या वो पत्रकार के स्वतंत्रता की तुलना एक राजनीतिक स्पोक्स प्रवक्ता की उससे तुलना नहीं कर सकते हो, जो टेलीविजन बैठ कर ऐसे बयान दे रही है और भड़का रही है, जिसमें देश में आग लग रही है, देश का माहौल खराब हो रहा है, तो आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हो। यहाँ पे तो आप जर्नलिस्ट को डिफेंड करते हो, और अगले पल आप पता क्या बोलते हो, अगले पल आप ये बोलते हो कि जब बोलो, अगले पल में बताऊँ इन्होंने, और ठीक अगले बार खुद ही कह रहे हैं कि नहीं जज साहब एंकर के खिलाफ भी आप कार्रवाई करो। जब जर्नलिस्ट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, तो फिर यहाँ पर आप खुद ही बोल रहे हो, आप खुद ही कह रहे हो कि जर्नलिस्ट का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का राइट है, और उसकी तुलना राजनीतिक पार्टी के स्पोक्स पर्सन से नहीं कर सकते, जो कि टेलीविजन बैठ के लोगों को भड़का रहे, देश का माहौल बिगड़ रहा है। आप उसकी तुलना से नहीं कर रहे हो, लेकिन अगले पल आप खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहे हो कि क्या बोलते हैं कि there should have been a case against the host then। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भड़क रहा, अगर एंकर ने, चूंकि उन्होंने बोला था कि चूंकि नुपुर शर्मा ने जो बोला है उसका बयान एंकर के सवाल किया उससे वो भड़क गई, उसका कारण भी एक बताया गया, तो फिर जज साहब बोले कि तो फिर एंकर के खिलाफ भी कार्रवाई करो। अरे यहाँ पे तो आप बोले कार्रवाई करो, और अभी 2 मिनट पहले आप कह रहे थे कि उसका आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और उसकी तुलना राजनीतिक दल के नेता से नहीं कर सकते। तो अब आप खुद ही आपको खुद ही नहीं पता आप क्या कह रहे हो। आपको ये तो पता होना चाहिए ना आप क्या कह रहे हो। आपको ये नहीं पता, एक तरफ बोलते हो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जर्नलिस्ट के लिए है, और दूसरी तरफ आप कहते हो इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। तो आप बड़े भ्रमित हैं, और भ्रमित इसलिए कि आपके मन में कुंठा भरी हुई है, आपका जो बाइज्ड है ना, बाइज्ड एटीट्यूड है ना, यही कारण है। अगर आप ईमानदारी से काम करते तो आप सिर्फ बोलते ठीक है, केस डिसमिस और एक्सेप्टेड, पिटीशन डिसमिस एक्सेप्टेड। आपने ये नहीं बोला, आपने लंबा चौड़ा ज्ञान दे दिया, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आपने ये नहीं दिया। और फिर जब लोगों में इसका गुस्सा आया तो फिर देखो लोगों ने किस तरह से कार्रवाई की है। जब लोगों ने फैसला जब रिजेक्ट कर दी गई, तो जो कुछ लोगों को बड़ा खुश लगा, जिसमें एक साहिमा हैं, शायद मेरे ख्याल से आज ही हैं, तो उन्होंने बोला कि थैंक यू जस्टिस कांत। तो तुरंत ही उस पर पलटवार करते हुए अंजलि ने लिखा है, पूरा लिख, थैंक यू जस्टिस कांत फॉर अलाउइंग बिहेविंग। आप देख रहे हो उसने कैसे तुरंत कटाक्ष किया। और अब मैं बताऊँ कुछ चुनिंदा आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, और पोल खोलते हैं कि कैसे हमारी जुडिशरी काम कर रही है देश के अंदर। जैसे कि अभिजीत मजुमदार हैं जो लिख रहे हैं, बीजेपी एमपी शुड इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट जस्टिस कांत फॉर हिज ऑब्जर्वेशंस ब्लेमिंग नुपुर शर्मा फॉर उदयपुर beheading and want violence. The judge has set a dangerous precedent and may have unwittingly signed many deaths warrant by Sharia mobs। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए, और इन्होंने जिस तरह से ये फैसला सुना है इसके हिसाब से इन्होंने जिस तरह से गला काटा जा रहा है उसको और बढ़ावा दे दिया है। मतलब कि जब आप जस्टिफाई करते इसका बढ़ावा ही हो गया, आपने उसको बढ़ावा दे दिया है। और दूसरा एक हिमांशु शर्मा है, वो लिखते हैं, जस्टिस कांत डजंट डिजर्व अ पियोन रोल इन कोर्ट एंड सिटिंग एंड पासिंग सिंगल साइडेड कॉमेंट्स, trying to ignite the situation more, call out is in need for such useless judges।
आप ये बताइए कि जज इस हिमांशु शर्मा को भी पता है कि भाई साहब जज साहब ने चपरासी बनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि भाई आप लॉ कर लो और आपके जान पहचान है तो कॉलेज में बोल दी ठीक है आप आ जाओ हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, फिर आप चीफ जस्टिस भी बन सकते हो। और यही होता है। इनके कौन से एग्जाम होते हैं? सीजीआई बनने का, आईएएस का एग्जाम होता है, आईपीएस का एग्जाम होता है, चपरासी तक का देश में एग्जाम होता है। उनके भी मार्कशीट देखें कितना परसेंट कितना नहीं। इनके इन महाशय के लिए कोई यही नहीं कुछ, ये कुछ छुट्टा बैल होता है, छुट्टा सांड। तो ये छुट्टा सांड है, ये कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। ये बिना सोचे समझे कि देश की जो संसद सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है देश की, मैं बताऊं तो, क्योंकि ना तो प्रेस को जनता चुनती है, ना जजेस को जनता चुनती है, ना ब्यूरोक्रेसी चुनती है, सरकार को ही जनता चुनती है। और जनता चाहती है कि आप हम पर शासन कीजिए, हम आपको ये राइट देते हैं। और जब नियम बनाते हैं तो जज साहब उसे खारिज कर देती है और बोलती कि ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये खारिज कर देती है। और ये वो तरीका था जब सरकार सुप्रीम कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके एक पैनल के थ्रू जजेस की अपॉइंटमेंट करती, लेकिन उस पैनल का जो प्रेसिडेंट होता, चीफ होता, वो सीजीआई ही होता। उसमें 3 जजेस भी होते और उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, लॉ मिनिस्टर भी होता है, और दो सिविल सोसाइटी के लोग भी होते। तो ऐसा पूरे कंप्लीट लोग थे जिसमें सभी को लगता था हाँ भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना जरूरी है। तो डेमोक्रेसी एक्चुअली इस सेटअप में दिख रही है। कॉलेजियम में आपकी डेमोक्रेसी नहीं दिख रही है, ना कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है। आपका जो कॉलेजियम बना इसमें कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन दिख रहा है, कहाँ उसमें डेमोक्रेसी दिख रही है? आप तय कर लेते हो। और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आ रहा था उसमें जज भी था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड था, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, 2 सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, लॉ मिनिस्टर भी होता। तो वो था नहीं, वो डेमोक्रेसी आपको दिख रही ना उस फॉर्मेट में। लेकिन आपके फॉर्मेट में तो कोई जुड़ी वो क्या डेमोक्रेसी दिख ही नहीं रही है। और आप डेमोक्रेसी पे ज्ञान पेलते रहते हो 24 घंटे, जब मौका मिलता तब डाल देते हो। ऐसे एक ट्वीट और आया है मिलन मोहन घोष का, जनरली एज ए मेंबर ऑफ बार, जनरली एज ए मेंबर ऑफ द बार आई हैव नेवर क्रिटिसाइज्ड द एससी फॉर एनी डिसीजन, नो मैटर हाउ मच इट वेंट अगेंस्ट अ क्लाइंट और अ कॉज आई बिलीव इन, बट today's observation made by Justice Kant was shocking and would put a Sharia code in Taliban ruled Afghanistan to shame। आप बोलते ये जो मिलन मोहन घोष हैं, वो बोले खुद मैं सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल का मेंबर हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसले दिए हैं, मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया, चाहे वो कितने गलत हो या जिससे मुझे संतुष्टि ना हुई हो या मेरी सोच के खिलाफ जा रहे, मैंने कभी ऑब्जर्वेशन नहीं की। लेकिन इस तरह का जो आज फैसला है ये बहुत शर्मनाक, ऐसा लगता है कि जब अफगानिस्तान में शरिया कोर्ट जैसा लग रहा है। एक और ट्वीट है, ये है सीए राजीव गुप्ता का। ये लिखते हैं अच्छा इन्होंने क्या टाइम्स ऑफ इंडिया का एक वो भी किरण रिजिजू को एक वो आर्टिकल इसकी न्यूज़ टैग की है, और उसमें ये लिखा है कि देखिए आप ये देखिए कि गवर्नमेंट रिसीव्ड 1631 ड्राफ्ट कंप्लेंट अगेंस्ट जजेस इन लास्ट 5 years। Why no action is being taken on these corruption complaints against judges? बोलते कि सरकार ने पिछले 5 सालों में 1631 घूस के मामले जजेस के खिलाफ मिले हैं, उनकी शिकायतें मिली हैं, लेकिन हैरानी बात यह कि सरकार ने अब तक उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया? अब देखिए जब जज साहब ने जो जस्टिस कांत ने पूरा ज्ञान पेल दिया और फिर लास्ट में क्या लिखते हैं, You have the remedy and you can approach the high courts concerned in this case and cite the law। उन्होंने बोला आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जाइए हाई कोर्ट में जाइए और आप इसको अप्लाई कीजिए, अपील कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी। जज साहब मैं यही तो आपसे कह रहा था, आपको यही तो बोलना था ना कि आपको या तो डिसमिस करो एक्सेप्ट करो, आपने ये ना बोल के आपने सारा बोल दिया। आपको सिर्फ यही बोलना था, और जो ज्ञान पेला वो तो आपने ऑर्डर में नहीं लिखा है। ये ऑर्डर की कॉपी भी इसमें है, और इसकी ऑर्डर की कॉपी में भी ये साफ लिखा है। इस ऑर्डर कॉपी में आपने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपने जो ज्ञान पेला है आप जिम्मेदार, वो तो कहीं लिखा नहीं है। अगर आप में इतनी हिम्मत होती है आप लिखते हैं ना इसमें ऑर्डर में, आपने क्यों नहीं लिखा इसमें? आपको लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप भी बहुत चतुर हो। आप भी भड़काने का पूरा काम करते हो। आप पूरी कोशिश कर साथ देश में आग लग जाए,
दंगे हो जाएं, एक गला कटता है तो 10 गले कटने लगे, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है, कि आपको ज्ञान देने मज़ा आ रहा है भाई ना, कि आपको चिंता ही नहीं है देश में। आपने ये सीधा सीधा ना किया कि आपने वो काम किया जिससे देश में आग लग जाए, और अगर देश में आग लगती है ना, इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। ये ध्यान रखना इस बात को। और इस आज की घटना के लिए देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और ये आज का दिन, आज समझे ना, जुडिशरी के इतिहास में काला दिन के नाम से लिखा जाएगा ये। अब देखिए, अब चूंकि जब इतना विवाद उठा, इतना मामला बढ़ा, तो उनको तो इतना विवाद बढ़ा, तो बेचारे जो सीजीआई हैं, रमना बेचारे, वो दुखी हो गए। उन्हें लगता है जैसे होता है ना, कि जैसे आपकी अपनी टीम का बंदा होता, आपके टीम के बंदे को बचाते हो, बेशक उसने गलत कर दिया हो, तो भाई आप तो जज हो ना, आप एक आम आदमी तो हो नहीं, आम जॉब आपकी तो है नहीं है। क्योंकि आप न्याय दे रहे हो, तो आपकी नज़र में न्याय फर्स्ट पहले होना चाहिए, कोई सरकार नहीं, कोई आपका सहपाठी नहीं, कोई सहयोगी नहीं। तो आपने क्या, आपने बाहर विदेश में जाके, जैसे अमेरिका में एक जो 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 कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें अमेरिका में जाके आपने क्या बोल दिया, आपने क्या बयान दे दिया, सियासी दल चाहते हैं न्यायपालिका उनके मत का समर्थन करे। जैसा आप तो बहुत झूठ बोल रहे हो, आप तो खुद बेशर्मी से भरे हो। आप क्या बोलते हो? आज जो देश में उद्यम हो रहा है, किस बात पे उद्यम हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आपने क्या, मतलब हम आपका यकीन नहीं करते, हम आपको बिलीव करते हैं। यकीन आपकी नीयत पे हो रहा है। आपने ये क्यों नहीं बोला कि भाई जो जस्टिस से, उन्हें सिर्फ यही बोलना चाहिए था कि नहीं ठीक है, ये प्ली एक्सेप्ट है और रिजेक्ट है। आपने ये तो नहीं बोला। तो चूंकि आप तो खुद सियासत करते हो और आपको तो मज़ा आता है, और आप बेलगाम इसलिए हो कि आपके ऊपर कंट्रोल भी नहीं है, इसलिए आप जो चाह वो बोलते रहते हो। अब आपने बोलते हो कोई सियासी कोई नहीं चाहता, महाराज बॉस कोई नहीं चाहता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि न्याय मिले। अगर सबसे पहले तस्लीम, और अब मैं बताऊं ये देश, अब मैं बताऊं जुडिशरी कैसे बोलती है, यहाँ तो आहत होगी। जब दिल्ली प्रोफेसर रतन लाल को अरेस्ट किया गया था, उन्होंने कितना भद्दा कमेंट किया था, कितना भद्दा कमेंट किए थे शिवलिंग पे, और उसको हाथों हाथ चंद सेकंडों में बेल मिल गई थी। और जज साहब ने कितनी बेशर्मी और बेहुदा लहजे में किया था कि हाँ, एक व्यक्ति की भावना आहत हो सकती है, लेकिन इसकी समाज की आहत नहीं हुई है भावना। तो इस कथन का मतलब आपका सर ये है कि जब तक देश में दंगे नहीं होंगे, अगर उस शिवलिंग से आप ये चाह रहे हो कि बेसिकली जब शिवलिंग का अपमान हो तो हम लोग शिकायत ना करें, हम लोगों को सबसे दंगे कर देना चाहिए था, तभी आपको महसूस होगा नहीं भावना भड़की है। अगर नॉर्मली हम कंप्लेंट करेंगे या चुप हैं तो आपको लगेगा कि नहीं हम भड़की हैं। तो अब आपकी ऐसी आदत बनी कि जब तक दंगे फसाद, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं हो, तब का आपको महसूस ही नहीं होता है। और ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है जज साहब। आप बहुत सी बात को ध्यान से समझना कि आप ये चाहते हैं कि देश में दंगे हों, तब पता चलेगा हाँ शिवलिंग से लोगों की भावना आहत हुई है। तो आप चाहते हो देश में दंगे हों, तभी आपको महसूस कराने का यही एक तरीका है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने कंप्लेंट की है या आपको खुद लगता है नहीं ये गलत किया है, लेकिन लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया, तो आपको वो भी भावना आहत नहीं लगती। भाई आहत तो सिर्फ मुसलमानों की देश में भावना होती है, हिंदुओं की तो भावना है ही नहीं कोई। तो मैं बोलता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इस देश में अंधेर न्याय व्यवस्था है और इस देश के चौपट न्यायाधीश हैं। नमस्कार।